यूनिफॉर्म सिविल कोड रिप्लेस करता है तमाम मजहब के पर्सनल लॉज को। मध्य प्रदेश के भोपाल से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। पीएम ने सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी को पसमानदा मुसलमानों का हथियार किसने दिया? मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन की बात करते हैं, हम शरीयत के फैसले को मानते हैं। यही जवाब हर मुस्लिम खवातीन से आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा 1985 में भी मारा था। अहमद खान जो पेशे से एडवोकेट थे, उन्होंने शाबानू को तलाक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी राजीव गांधी को डंडा मारकर कहा था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, पार्लियामेंट में एक कानून पास किया। आज क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स एसी में मीटिंग करते हैं, घर जाके एसी में आराम करते हैं। एक वक्त था 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, तो यही बैकवर्ड क्लास के मुसलमान जेलों में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। दोस्तों, यूसीसी की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त बहस में है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियंस, इनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, कुछ तौर तरीके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिप्लेस करता है तमाम मजहब के पर्सनल लॉज को। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब पूरी चर्चा करना, उसकी बात करना, इस वक्त सिर्फ मुसलमान करना, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अभी तक इसका ड्राफ्ट पार्लियामेंट में नहीं आया। कहा जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट में लाने के बाद इस पर बहस की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की। पीएम ने सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और उनकी हालत बतलाई, और वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं वो बतलाया। और ये बात गलत नहीं है। पीएम ने जो पसमानदा मुसलमानों की बात की, ये बिल्कुल सही है। पीएम ने पसमानदा मुसलमानों को हथियार बनाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करने की बात की।
तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को पसमानदा मुसलमानों का हथियार किसने दिया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स? एसी में मीटिंग करते हैं, घर जाके एसी में आराम करते हैं। क्या किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पसमानदा मुसलमानों के लिए? क्या उनकी तालीम के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए बोर्ड के मेंबर्स से लेकर सदर तक, जिसमें स्कॉलर्स, वकला और पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं, क्या इन्होंने कभी बैकवर्ड क्लास की बात की? क्या पसमानदा मुसलमानों के लिए इन्होंने एक तालीमी इदारा बनाया? क्या इन्होंने ये सर्वे करने की कोशिश की कि पसमानदा मुसलमान आज किस हाल में है, उनकी कैसी जिंदगी गुजरती है, वो किस तरह से अपने घरों में रहा करते हैं? तेलंगाना के हैदराबाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फाउंडेड है, जहां पर पसमानदा मुसलमानों को एक भी मेंबर उनके लिए सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर नहीं आता। कहां नजर आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स? बाबरी मस्जिद के मामले में सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने था। ट्रिपल तलाक के मामले में हर मीटिंग में सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड सामने था, मेंबर सामने थे, उसके सदर सामने थे। एक वक्त था 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, तो यही बैकवर्ड क्लास के मुसलमान जेलों में रहे और आज भी उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं और मदारिसे बनाते हैं ये लोग। हर रियासत में मदारिस बनाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई मदारिस बनाए गए और वहाँ की हुकूमत उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर उन मदरसों को बंद कर दिया जाता है। इदारे तो बन जाते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, इमारतें बन जाती है, लेकिन वो जब बंद होते हैं तो उसको रोकने के लिए कोई सड़कों पर नहीं उतरता, कोई मेंबर सड़कों पर उतरकर हुकूमत से एहतजाज नहीं करता। ये लोग कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई नहीं करते कि मदारिस बंद ना हो, और रियासत के चीफ मिनिस्टरों ने उस मदारिसों को बंद किया। क्यों मदारिस बनते हैं और बंद हो जाते हैं? जबकि मुसलमानों के रहबर जब आप हैं तो मुसलमानों के लिए आपने कौन से ऐसे इदारे बनाए हैं जिसमें बैकवर्ड को आज भी उनके बच्चे वहाँ से तालीम हासिल करते हैं और काबिल बनते हैं? कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे रुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 1937 में भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस वक्त अंग्रेज़ शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सके। उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने हर मज़हब के लिए अपना अपना पर्सनल लॉ रखा था, जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत आप जानते हैं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान से असेंबली बनी, पार्लियामेंट बना, राज्यसभा बनी, जहां से इन कानूनों को पास किया जाता है। बात को गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने मुसलमानों से जोड़ा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो ये मामला सिर्फ 20 और 25 करोड़ मुसलमानों का नहीं, पूरे 140 करोड़ भारतीयों का मामला है। अगर हम मुसलमानों के शरीयत की बात करें, ट्रिपल तलाक का मामला हो, बच्चों को गोद लेने का मामला हो, शादी का मामला हो, शादी में
बाप के तरफ से बच्ची को कितना हक मिलता है उसका मामला हो, या शौहर तलाक देने के बाद उसके बीवी का मेंटेनेंस का मामला हो, ये तमाम फैसले मुस्लिम शरीयत के हिसाब से, ये कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो ये तमाम मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बल्कि तमाम मज़हब के पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे समझे हम, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ मर्डर, चोरी, ये करने वालों के लिए एक इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत एक सेक्शन होता है। इस सेक्शन के तहत इन पर मुकदमा दर्ज होता है। तमाम चीज़ों को गौर करते हुए, तमाम मसले को समझते हुए, एक दीनी माहौल में अच्छी तरह से उसको रिसर्च कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया। और ये पर्सनल लॉ तमाम मुसलमानों के लिए है। और ये पर्सनल लॉ में कहीं पर भी किसी का भी नुकसान नहीं। और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन की बात करते हैं तो मुस्लिम खवातीन से अगर आप फर्दन घर पर जाकर पूछेंगे कि ये शरीयत के फैसले को आप किसी के दबाव में मानते हैं या दीन की रोशनी में मानते हैं, तो आपको खवातीन से यही बात मिलेगी कि हम शरीयत के फैसले को ना हमारे मर्द के प्रेशर से मानते हैं, ना किसी मौलाना के प्रेशर से मानते हैं। हम इसको दीन की रोशनी में पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम शरीयत के फैसले को मानते हैं। यही जवाब हर मुस्लिम खवातीन से आपको मिलेगा। ये मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, इसमें मुदाखलत ना ही खवातीन बर्दाश्त कर सकती है, ना ही मर्द हजरात इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि दूसरे इस्लामिक कंट्री में ऐसे कानून क्यों नहीं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है। और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? मैं एक बाहैसियत मुसलमान ये कहता हूँ कि दूसरे देश के इस्लामिक कंट्री से हमको कुछ नहीं, क्योंकि जो यहूद होते थे वो दौर में, यहूदी जब बयान करते थे, जब लोगों को समझाते थे, तो कई मुसलमान उनके हाथ पर बैठ हो जाते, उनके बातों को सच जान लेते और उनका समझाने का तरीक़ा और उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस अट्रैक्शन बिल्कुल एक मुसलमान की तरह होता था, लेकिन वो एक यहूदी थे। उनकी हर बात में एक मतलब होता था। लेकिन भारत देश में के मुसलमान एक ऐसे मुसलमान है जो पढ़कर अमल करते हैं, देखकर अमल नहीं करते, जो सीख कर अमल करते हैं, ज़बरदस्ती सिखाए पर अमल नहीं करते। तो भारत के मुसलमान ऐसे हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैंने ये बात कही। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ।
सुप्रीम कोर्ट ने डंडा 1985 में भी मारा था। 1985 शाबानू केस। शाबानू 43 इयर्स ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी। शादी के 40 साल बाद अहमद खान जो पेशे से एडवोकेट थे, उन्होंने शाबानू को तलाक दिया था। तलाक के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में शाबानू ने कोर्ट में केस किया। शाबानू का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब शाबानू का केस को देखा तो शाबानू को भी अपनी जगह सही बतलाया और अहमद खान को भी अपनी जगह सही बतलाया। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी राजीव गांधी को डंडा मारकर कहा था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, राजीव गांधी ने भी उस दौर में इस मामले को देखा। तब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहस की, डिबेट की, असेंबली में इसकी चर्चा हुई, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई। उसके बाद राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को रद्द करते हुए पार्लियामेंट में एक कानून पास किया और वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोक दिया। राजीव गांधी के दौर में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स और उनके सदर यहाँ पर मजबूत नजर आते हैं और आज के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड की तारीख आपके सामने है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस बहस को दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में ही शाबानू रहा करती थी और ये मामला वहीं का है और मध्य प्रदेश से ही पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण आना, ये भी एक सवाल है। और दूसरा, 2024 के इलेक्शन मध्य प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी होने वाले हैं। आखिर भारत में किस तरह की राजनीति चल रही है? हर मामले में मजहबी एंगल को जोड़ देना और अपनी सियासत को गर्म कर लेना। हम यहाँ से ये कोशिश करते रहेंगे कि अगर मजहबी एंगल को सामने लाते हुए किसी भी चीज़ की कार्रवाई की जाती है तो हम उनको बेनकाब करने का काम शुरू करे हैं और करते रहेंगे और आपको बेनकाब करते रहेंगे ऐसे मामलों में। मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन।